हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ लक्ष्मी सिंह। इनकम टैक्स के इस लेक्चर में आज का टॉपिक है आप लोग का रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर हम लोग रेसिडेंटल स्टेटस के बारे में पता करेंगे। अब जब हम लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स किसको देना होता है, किसकी इनकम पर, कहाँ की इनकम पर देना होता है, ये जानने के लिए रेसिडेंटल स्टेटस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेसिडेंटल स्टेटस ही डिटरमाइन करता है कि उस इंडिविजुअल को टैक्स इंडिया में पे करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रेसिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स को के टाइप्स को इनकम टैक्स में सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जो हम लोग रेसिडेंटल स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे ये इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ओनली ऑन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो रेसिडेंटल स्टेटस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बेसिकली ये 2 पार्ट्स हैं, लेकिन 3 पार्ट्स में ये कैटेगराइज होता है। एक होता है आपका रेसिडेंट एंड सेकंड होता है नॉन रेसिडेंट। जो रेसिडेंट होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका रेसिडेंट, या उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ये आपका कवर होता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में। एंड सेकेंड रेसिडेंट का पार्ट्स होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ये कवर होता है आपका सेक्शन सबसेक्शन 2 ए में। एंड थर्ड है आपका नॉन रेसिडेंट। ये आपका कवर होता है इनकम टैक्स में सेक्शन सी सबसेक्शन 30 में। पहला क्या हो गया आपका रेसिडेंट। ऑर्डिनरली रेसिडेंट मीन्स अगर सिंपल वे में अगर हम लोग समझे को इंडिया में ज़्यादातर टाइम इंडिया में रहते हैं मोस्टली, या फिर ये बोल लो मोस्टली वो इंडिया में रहते हैं। सेकेंड है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम लोग ये ले सकते हैं कि इंडिया के रेसिडेंट तो हैं बट मोस्टली वो इंडिया से बाहर रहते हैं। ठीक है, ऐसा अगर हिंदी में देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं साधारण निवासी और इसको हम लोग बोलते हैं असाधारण निवासी। एंड नॉन रेसिडेंट को हम लोग बोलते हैं अनिवासी। एंड नॉन रेसिडेंट का मतलब उनके पास इंडिया की रेसिडेंटशिप है ही नहीं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये रेसिडेंट होंगे इंडिया के या नहीं होंगे या किस टाइप के होंगे, ये समझने के लिए कुछ कंडीशन दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उस कंडीशन को हम लोग समझते हैं। हमारे पास 2 कंडीशन दी हुई है, एक बेसिक कंडीशन होती है और एक एडिशनल कंडीशन होती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेसिक कंडीशन को। देखिए बेसिक कंडीशन यहाँ पर 2 दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर इज 182 डेज और मोर। बोल रहा है कि बेसिक कंडीशन ये बोलता है कि प्रीवियस ईयर में कोई इंडिविजुअल इंडिया में मिनिमम 182 डेज रहा हो। कम से कम कितना दिन रहा हो, 182 दिन रहा हो। कब? प्रीवियस ईयर में। जैसे अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है कौन सा चल रहा है आपका 2021 चल रहा है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर आपका हो जाएगा 1920। तो इसमें आपका कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा हो। ठीक है, या और करके बोला है स्टे इन इंडिया, इंडिया में स्टे किया हो जो ये प्रीवियस ईयर है इसके पहले 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। असेसमेंट ईयर का जो पहला वाला ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, इसके पहले 4 ईयर्स में 365 डेज रहा हो। एंड करेंट जो प्रीवियस ईयर है उसमें 60 डेज इंडिया रहा हो। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना है। ओके, अब देखते हैं एडिशनल कंडीशन क्या है। एडिशनल कंडीशन में बोला गया है 2 कंडीशन यहाँ पर भी दी गई है, लेकिन यहाँ पर एंड करके दी हुई है। पहले वाले में ऑप्शन था, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कंप्लीट करना है तो दोनों कंप्लीट करना है। एडिशनल कंडीशन में ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 सालों में 10 प्रीवियस ईयर में कम से कम 2 साल रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा। जो मैंने बेसिक कंडीशन बताया है, बेसिक कंडीशन जो 2 थी दोनों में से कोई एक प्रीवियस ईयर के पहले 10 सालों में 2 बार वो कंडीशन को फुलफिल किया हो। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन बोलना है कि प्रीवियस ईयर के पहले 7 सालों में वो कम से कम 730 डेज इंडिया में रहा हो।
ठीक है, देखो यहाँ पर दोनों चीजें में आपको 2 ईयर्स दिख रहा हो, एंड यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो 2 ईयर्स की बात की गई है, लेकिन टर्म्स आपके चेंज हो रहे हैं। पहले वाले में क्या बोल रहा है कि बेसिक कंडीशन जो दो थी, उन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल करता है तो वो रेसिडेंट की कैटेगरी में आता है। तो वैसे जो कंडीशन थी वो आपकी 2 साल पूरी होनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, पिछले 7 ईयर्स में वो कम से कम 730 डेज इंडिया में रहा हो। ठीक है, ये आपके एडिशनल कंडीशन है। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, 730 डेज की जो बात होती है, ये पहले हमने बात किया है 365 डेज की बात किया है, या 60 डेज की, या 182 डेज की बात। तो यहाँ पर इंडिया से जाने और इंडिया में आने वाला दिन भी काउंट होता है। जब हम लोग डे काउंट करते हैं तो जिस दिन गया है जो इंडिविजुअल और जिस दिन आ रहा है, तो आने और जाने दोनों वाला डेट काउंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन रेसिडेंट होगा और कौन रेसिडेंट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग एक चार्ट के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, फर्स्ट में लिखा है ऑर्डिनरली रेसिडेंट, सेकंड है आपका नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, एंड थर्ड है नॉन रेसिडेंट। यहाँ लिखा है बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। अगर बेसिक कंडीशन में क्या बोला गया था, और करके था, दोनों में से कोई एक फुलफिल करता है, ठीक है, एंड एडिशनल कंडीशन क्या था, बोथ था। अगर दोनों फुलफिल करता है तो आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाएगा। सेकेंड, अगर बेसिक कंडीशन कोई एक फुलफिल कर देता है, जो कि ऑप्शन में था हमारा, एंड एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो आपका आ जाएगा नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट में। एंड जो इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर पाता है, बेसिक कंडीशन जो दो दी हुई है उन दोनों में से किसी एक कोई फुलफिल नहीं करते हैं, तो वो आपका होगा नॉन रेसिडेंट। तो इस तरीके से हम लोग रेसिडेंटल स्टेटस इनकम टैक्स में कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके बेसिस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। एक बात और ध्यान रखिए, अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है 2020 एंड 21, इसमें आपका 182 डेज है, बट जो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर आएगा उसके लिए ये जो डे है ये रिड्यूस कर दिया गया है, 120 डेज कर दिया गया है। ये आप लोग को अभी काम नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर काम आएगा, तो ये 120 डेज रिड्यूस करके कर दिया गया है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जो टैक्स रेसिडेंटल स्टेटस पर किस तरीके से चार्ज किया जाएगा। इट मीन्स अगर सिंपल वे में हम लोग कहें तो कोई इंडिविजुअल कहाँ इनकम अर्न करता है तो उस पर टैक्स चार्ज होगा इंडिया में, और कहाँ इनकम अर्न करता है तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया, फर्स्ट साइड मैंने इनकम लिखा है, सेकंड में है आपका ROR, इसका मतलब है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, सेकंड है NOR, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, एंड थर्ड है NR, नॉन रेसिडेंट। बहुत ही सिंपल टर्म्स है, इसको थोड़ा सा बस ध्यान देकर आप लोग समझिएगा। फर्स्ट लाइन बोला गया है इनकम रिसीव्ड, ध्यान दीजिए, इनकम रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, इनकम अराइज और डीम टू बी अराइज। इनकम रिसीव हुआ हो या डीम टू बी रिसीव, माना गया हो कि इंडिया में ही वो रिसीव होगा, अभी तो नहीं मिला है, इन फ्यूचर हमें मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया में अराइज हुआ हो, ठीक है, अब भले इंडिया के बाहर मिला हो, या डीम टू बी अराइज इन इंडिया, इंडिया में अराइज हुआ माना गया है। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होगा। कब, इनकम इंडिया में या तो रिसीव हुआ हो, या इंडिया में अराइज हुआ हो, या डीम टू बी रिसीव हुआ हो, या डीम टू बी अराइजिंग माना गया हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। सेकेंड कंडीशन पर आते हैं, इनकम अगर रिसीव एंड अराइजिंग आउटसाइड इंडिया हो, इंडिया में नहीं हुआ है, इंडिया से बाहर हुआ है, बट जो बिजनेस है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ हो, इंडिया में हो। रिसीव एंड अराइजिंग आपका आउटसाइड इंडिया हो सकता है, बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपका ROR के लिए एंड NOR के लिए टैक्सेबल होगा, एंड नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, अगर इंडिया में इनकम ना रिसीव हुई हो ना अराइज हुई है, इट मीन्स जो इनकम रिसीविंग एंड अराइजिंग दोनों आउटसाइड इंडिया हो, एंड जो बिजनेस है उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया हो, इट मीन्स इंडिया से कोई लेना देना नहीं है इनकम का, रिसीविंग एंड अराइजिंग का एंड कंट्रोल का, तब ROR के लिए टैक्सेबल होगा, बट इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा।
जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे उनके लिए टैक्सेबल होगा। एक चीज और ध्यान रखिए, जो इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो दुनिया के किसी भी कोने में इनकम अर्न करते हैं, उनको इंडिया में टैक्स देना है, अगर वो इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो। ओके, लास्ट पॉइंट है आपका इनकम अराइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। बोल रहा है कि जो इनकम है चाहे वो अराइज हुआ हो या रिसीव्ड हुआ हो आउटसाइड इंडिया, कब? अर्लियर ईयर, पहले रिसीव हुआ है, बट लेटर ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस प्रीवियस ईयर में लाया गया। इट मीन्स पहले का अर्न किया गया इनकम आउटसाइड इंडिया का इस प्रीवियस ईयर में इंडिया में लाया गया, तब किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। ओके, तो इस बेसिस पर हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है रेसिडेंटल स्टेटस का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेसिडेंटल स्टेटस के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आगे हम लोग HUF एंड कंपनी की रेसिडेंटल स्टेटस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।